हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 53 के भाग 53B का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 53B। यहाँ हम देखते हैं हमारा गद्यांश नंबर है 53 और 53 का जो भाग है या पार्ट है वो कौन सा है? बी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके आपका बना हुआ है। पहला तो हो जाता है निम्न और दूसरा जो हो जाता है हमारा क्या? लिखित। जैसा कि आप इसको पढ़ रहे होंगे, अब बोल रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ होता है और निम्न का तात्पर्य नीचे। और गद्यांश को हम इस तरह से लिखा हुआ भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है हम आपको बताते हैं। जैसे आप देखते होंगे विद्या में भी यह मिलता है, प्रौद्योगिकी में भी मिलता है और विद्यालय में भी ये शब्द आपको मिल जाता है। तो ये आप देखेंगे आपका क्या है? द्य और य से मिलके बना हुआ है, या आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो य प्लस अ है ये मिल करके क्या बना देते हैं? हमारे अ बना देते हैं, य बना देते हैं। आगे इसी को हम क्या बोलते हैं? गद्यांश को हम अवतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतरण भी बोलते हैं। और इसी को हम अनुच्छेद भी बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन या अनसीन पैसेज बोलते हैं। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें क्या करना है? उत्तर देना है। तो चलें अब हम देखेंगे अपने गद्यांश को। तानसेन को भारत का महान संगीतकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान संगीतकार किसको कहा जाता है? तानसेन को। कहाँ कहा जाता है? भारत का कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में, अर्थात कि जो भारत जो हमारा देश है उसके उत्तरी हिस्से में उसी ने, ये जो उसी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है। कि तानसेन ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा था। किससे सीखा था? अपने गुरु से, या आप कह सकते हैं हरिदास स्वामी जी से। तो जो तानसेन है वो किसका शिष्य था? हरिदास स्वामी जी का। वह, अर्थात कि ये जो वह शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? ये भी तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है। अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। वो क्या था? अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। क्या कर सकता था? चमत्कार। किससे? अपनी गायन से। निपुण का मतलब क्या था? कि वो बहुत ही परफेक्ट था। कहा जाता है कि वह, अर्थात कि ये जो वह शब्द प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया है? तानसेन के लिए। मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता था। कौन सा राग गाकर? मेघ मल्हार राग गाकर क्या करा सकता था? वर्षा। और वर्षा को आप जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रेन, और इसको कुछ जगहों पे बरसात भी बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा, उससे भी आपका किसके लिए प्रयोग किया गया है? तानसेन के लिए ही प्रयोग किया गया। अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो, अर्थात कि कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति था उस समय में कि जो उससे अच्छा गायन या गीत गा सकता हो। अकबर उसकी कला से, यहाँ जो उसकी शब्द है ये भी तानसेन के लिए ही प्रयोग किया गया। इतना प्रसन्न, प्रसन्न को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी, और हिंदी में इसी को हम खुश भी बोलते हैं। हुआ कि उसने उसे, ये जो उसे शब्द है ये भी तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है। मियाँ की उपाधि दे दी।
क्या दी? मियाँ की उपाधि। किसने दी? अकबर ने। किसको दिया? तानसेन को। अगर आपका प्रश्न हो क्यों दिया, तो वहाँ होगा उसकी कला से प्रसन्न होकर। संगीत की दुनिया को तानसेन का जो योगदान है अमूल्य है। ये जो अमूल्य शब्द है, इसका जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या होता है? अनमोल होता है, या आप इसी को कह सकते हैं क्या? बेशकीमती। क्या? बेशकीमती। और इसी का आपको जिसका मतलब हो जाता है जिसका कोई मोल ना हो। क्या हो? कोई मोल ना हो, मतलब जिसका कोई भी मूल्य या कीमत नहीं होता है। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं? बहुमूल्य भी बोल सकते हैं। क्या? बहुमूल्य भी बोल सकते हैं। ये चारों शब्द आपस में क्या है? समानार्थी शब्द हैं। कौन? अमूल्य, अनमोल, बेशकीमती और बहुमूल्य। इनका तात्पर्य हो जाता है कि उस कीमत अर्थात कि उस वस्तु की कोई कीमत नहीं है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों मतलब जो टॉप लेवल पे हों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। पूजा जाने का मतलब उसकी लोग मानते हैं आज भी। अब हम आपको बताते हैं कि आपका ये जो गद्यांश है इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं या हल करते हैं। हमारा पहला तरीका हो जाता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी हल करते हुए अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा आप देख रहे हैं कौन सा है? प्रश्न संख्या 1 है। भारत का महान संगीतकार किसे कहा जाता है? अकबर को, बीरबल को, तानसेन को, हरिदास स्वामी को। अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करते हैं। जो हमारा पहला मेथड और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड या ट्रिक है वो हमारा कीवर्ड ट्रिक या मेथड है, जिससे हमारे 99.99 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है बड़े आसानी से। अर्थात कि हम कम से कम 99.9999% प्रश्नों का हल इसी ट्रिक से हम कर लेते हैं। इसलिए ये हमारा IMP अर्थात कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। और जो दूसरा हमारा ट्रिक हो जाता है वो हो जाता है क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो जहाँ इस ट्रिक से आपके प्रश्नों को हल करना होगा वहाँ हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस ट्रिक से हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा क्या है? कीवर्ड ट्रिक। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आपका ये प्रश्न संख्या 1 है। भारत का महान संगीतकार किसे कहा जाता है? तो इस जो आपका प्रश्न में दिया गया वाक्य उसमें हम क्या करते हैं कि एक दो शब्दों को अपने क्या करते हैं? कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जो कि सबसे अलग हो, यूनिक हो या भिन्न हो, और उन्हीं शब्दों को हम अपने गद्यांश में या उन शब्दों के समानार्थ या अर्थात कि समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जहां हमारे प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए जिसे हम आपको व्यवहारिक रूप में दिखाते हैं अर्थात कि प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे इस ट्रिक से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न में जैसे आपका ये महान संगीतकार शब्द है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, या महान शब्द को ही आप क्या कर सकते हैं? कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। तो चलें अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए गद्यांश की तरफ। यहाँ है तानसेन को भारत का महान संगीतकार कहा जाता है। ये जो आपका महान संगीतकार है यही आपका क्या था? कीवर्ड। तो किसे कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प C में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे अपने प्रश्न को और सही विकल्प का चयन करेंगे। अकबर को नहीं, ये गलत हो जाएगा। बीरबल को नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तानसेन को तो सही बात है, तानसेन को ही हम भारत का महान संगीतकार कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प C हो जाएगा। हरिदास स्वामी को, हरिदास स्वामी जो तो वो क्या थे? तानसेन के गुरु थे, अर्थात कि हरिदास स्वामी का शिष्य कौन था?
तानसेन था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, तानसेन ने उत्तर भारत को किस संगीत से परिचित करवाया था या परिचय करवाया था, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। क्या, इंट्रोडक्शन, DUCTION बोलते हैं। आजकल तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको लोग डायरेक्टली बोल देते हैं इंट्रो, कि भैया जाइए आप अपना इंट्रो करवा दीजिए, जो कि आपका इंट्रोडक्शन शब्द से ही बना है। आप देखते हैं विकल्पों को, भक्ति संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, चीनी संगीत से, भोजपुरी संगीत से। तो हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या आपका ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है उसी के माध्यम से हम अपने प्रश्नों को पहले बताएंगे कि कैसे आप इस ट्रिक से अपने प्रश्न को बिना गद्यांश को देखे आप हल कर लेंगे। लेकिन आपको गद्यांश को एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसा आप यहाँ अपना प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं और उसके 4 विकल्प A, B, C और D आप देख रहे हैं, तो ऐसा ही आप जानते हैं कि सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए रहते हैं, जिसमें से आपको एक सही विकल्प का चयन करना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे और उसमें से हम क्या करते हैं, जो आपके 4 विकल्प दिए गए रहते हैं उस विकल्पों में से कुछ शब्दों को या संपूर्ण उस विकल्प को हम ले लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि उनको हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में से मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या उन विकल्पों का या उन विकल्पों में प्रयोग किए गए शब्दों का या शब्दों के जो समानार्थी शब्द हैं या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं उनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश से किया गया है कि नहीं। यदि नहीं किया गया है तो मतलब ये हो जाता है कि वो आपके गद्यांश से संबंधित है ही नहीं। तो जब संबंधित नहीं है तो संपूर्ण विकल्प क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। जैसे आप यहाँ विकल्प ए में देखते हैं, क्या, भक्ति संगीत से। तो ये जो संगीत शब्द है तो इसका तो उल्लेख है, लेकिन आपका भक्ति संगीत का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका संपूर्ण विकल्प गलत हो जाएगा और जिसके कारण आपका विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत से, तो शास्त्रीय संगीत का उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में है। विकल्प सी देखते हैं, चीनी संगीत से। आपको संगीत शब्द तो मिलेगा लेकिन चीनी शब्द आपको नहीं मिलेगा, अर्थात कि ये जो चीनी संगीत है इसका उल्लेख या वर्णन नहीं है। तो ये आपका विकल्प सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भोजपुरी संगीत से, ये संगीत शब्द मिलेगा लेकिन भोजपुरी नहीं मिलेगा, अर्थात कि भोजपुरी संगीत का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। तो ये विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि आप विकल्प ए, विकल्प सी जो आपका हो जा रहा है और आपका ये जो विकल्प डी है, ये तीनों विकल्प क्या हैं, 100% आप कंफर्म हो गए कि ये आपके गद्यांश से संबंधित नहीं, अर्थात कि इनका उल्लेख वर्णन या चर्चा नहीं किया गया आपके गद्यांश में। तो जब ये 100% आप कंफर्म हो गए कि ये हमारे जो 3 विकल्प हैं, हमारे तीनों विकल्प गलत हैं, विकल्प ए, सी और डी, और जब आपके पास एक ही विकल्प बचा है जिसका उल्लेख और वर्णन भी आपके गद्यांश में किया गया है, तो क्या होगा, आपका यही विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। और आप आंख बंद करके इसको चयन कर लीजिए। क्यों चयन कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है 3 विकल्प तो आपके 100% गलत है। या इसका एक तरीका और हम आपको बता दें, जैसे आप देख रहे हैं भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत, चीनी संगीत, भोजपुरी संगीत। तो ये जो संगीत शब्द है ये तो आपका क्या है, कॉमन दे दिया है सब में। क्या, संगीत शब्द का भी आपको सभी में कॉमन दे दिया है। अब देखते हैं भक्ति, तो भक्ति का उल्लेख वर्णन नहीं है। शास्त्रीय, हाँ, इसका उल्लेख वर्णन है। चीनी, इसका भी उल्लेख वर्णन नहीं है। भोजपुरी, इसका भी उल्लेख वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप देख रहे हैं विकल्प ए, सी, डी आपका क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। और आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या बच रहा है, आपका विकल्प बी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही। लेकिन जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, कीवर्ड ट्रिक, उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे आप प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं उत्तर भारत, तो ये जो उत्तर भारत शब्द है इसको भी आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। और जो आपका ये परिचित शब्द है, या आप कह सकते हैं ये परिचित शब्द किससे बना है, आपका ये
परिचय शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? परिचय शब्द से बना हुआ है, जिसे आप क्या कर सकते हैं? कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं, माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने अर्थात कि तानसेन ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तो आपका प्रश्न है, तानसेन ने उत्तर भारत को किस संगीत से परिचित कराया था? तो ये जो उत्तर भारत शब्द है, ये आपका क्या था? कीवर्ड था। और आगे हम देखते हैं, परिचय कराया था। तो ये परिचय कराना भी आपका क्या था? कीवर्ड था। तो किससे कराया था? शास्त्रीय संगीत से, जैसा कि आपका प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ है। और हम आपको सबसे रोचक बात बता देते हैं, यदि आप किसी प्रश्न में 2 कीवर्डों का चयन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? जो आपके 2 कीवर्ड मिलेंगे, उन्हीं 2 कीवर्डों के बीच 100% यदा कदा कभी ऐसा होगा कि आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति उससे बाहर के मिले। नहीं तो जहां आपके 2 कीवर्ड मिल जाएंगे, उन 2 कीवर्डों के बीच ही प्रयोग किए गए शब्दों में से आपके प्रश्नों की उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपका प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न। उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने? शुरुआत को हम कह सकते हैं आरंभ भी कहेंगे, या इसी को आप कहेंगे क्या? प्रारंभ, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्टार्ट, या उसी को आप बोलते हैं बिगिनिंग। अकबर ने, तानसेन ने, हरिदास स्वामी ने, किसी ने नहीं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा, ये जो उत्तर भारत शब्द है, इसको भी आप अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं, या जो आपका शास्त्रीय संगीत है, इसको भी आप कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने क्या करेंगे? प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलें अब हम देखते हैं अपने गद्यांश में। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखेंगे, यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने अर्थात कि तानसेन ने शास्त्रीय संगीत, ये जो शास्त्रीय संगीत शब्द था, यही हमारा क्या था? कीवर्ड था, का परिचय कराया था। किसने परिचय कराया था? तो आपको हम बताते हैं, जब उसने परिचय कराया था मतलब जो आपका तानसेन था उसी ने ही, जब परिचय कराने का मतलब उसी ने क्या किया? उसे शुरू भी किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है, तानसेन ने। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी मतलब उसी ने परिचय करवाया था, मतलब लोगों को बताया था। जब बताया तो सीधी सी बात है, उसी की शुरुआत उसी ने की थी। तो आपका किसने किया था? अकबर ने नहीं, अकबर ने नहीं किया था, विकल्प ए गलत। तानसेन ने ही शास्त्रीय संगीत का परिचय करवाया था, अर्थात कि उसी ने प्रारंभ, आरंभ या शुरुआत की थी शास्त्रीय संगीत की। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प बी। हरिदास स्वामी ने नहीं, हरिदास स्वामी जो है क्या थे? तानसेन के गुरु थे। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। किसी ने नहीं, भाई तानसेन ने जब शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करवा दिया है, उससे परिचय करवा दिया लोगों को, तो किसी ने नहीं का भी सवाल नहीं उठता और आपका सही विकल्प होगा विकल्प बी हो जाएगा। आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिए जा सकते हैं जिसमें आपको आपके कीवर्ड तो मिलेंगे, लेकिन वो प्रश्न क्या है? थोड़ा सा आपके कॉमन सेंस पे आधारित होगा, अर्थात कि जो आपका परीक्षक है वो आपके ज्ञान को जानना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है। अब हम बढ़ते हैं गद्यांश से पूछे गए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 4 है, तानसेन ने संगीत किससे सीखा था? अकबर से, किसी से नहीं, अपने भाई से, हरिदास स्वामी से। तो यहाँ आपका अपने भाई से, उसके भाई का अर्थात कि तानसेन के भाई का उल्लेख वर्णन नहीं है, तो इसको आप वैसे ही कट कर सकते हैं। अकबर से
किसी से नहीं, नहीं ये तो आप जानते हैं कि उसने किसी न किसी से संगीत सीखा था, तो आपका विकल्प बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तानसेन ने संगीत किससे सीखा था, ये जो सीखा शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से अपने प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कर लेंगे। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा था। ये जो सीखा शब्द है यही हमारा क्या है, कीवर्ड है। तो किसने सीखा था, तानसेन ने। किससे सीखा था, गुरु हरिदास स्वामी जी से। मतलब अगर आपका पूछे कि किसने सीखा था, ये जो आपका किसने शब्द है, तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा क्या, तानसेन। किससे सीखा था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं तानसेन के गुरु अर्थात कि अपने गुरु या हरिदास स्वामी से। अगर आपका पूछे कि क्या सीखा था, तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या, संगीत सीखा था। और आपका यहाँ प्रश्न है तानसेन ने संगीत किससे सीखा था, और आपके विकल्प में है क्या, हरिदास स्वामी से। ठीक, हरिदास स्वामी से, जैसा कि प्रश्न संख्या आपके 4 के विकल्प डी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सही विकल्प का चयन कर लेंगे। यहाँ आपका दिया है अकबर से, नहीं, अकबर से उसने नहीं सीखा था। अकबर ने तो उसे मियाँ की उपाधि दी थी। आप बी सी तो गलत ही है। विकल्प डी देखते हैं, हरिदास स्वामी से। तो सही बात है कि तानसेन किससे संगीत सीखा था, हरिदास स्वामी जी से। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या डी का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। और यदि आपका परीक्षक ये कह दे कि अपने गुरु से उसने क्या किया था, सीखा था क्या, संगीत अपने गुरु से, अगर आपको ये भी अगर आपके विकल्प मिल जाता है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। भाई कोई भी किसी चीज़ से सीखता है तो तानसेन यहाँ क्या हो जाएगा, आपका शिष्य, जिसको आप कह देते हैं क्या, चेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेला भी कहते हैं। जैसे हमारे आपकी भाषा में जब हम विद्या का अर्जन करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हम विद्यार्थी हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी। आगे हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यहाँ है तानसेन किसका शिष्य था। तानसेन किसका शिष्य था, इस प्रश्न की जगह जो आपका परीक्षक है ये भी पूछ सकता है कि तानसेन क्या, तानसेन का गुरु कौन था। क्या, गुरु कौन था, क्योंकि भाई गुरु और शिष्य, जहाँ गुरु होंगे वहाँ शिष्य तो स्वाभाविक सी बात होंगे, सीधी सी बात है। ठीक, तानसेन का गुरु कौन था, ये दोनों प्रश्न जो है एक ही है। दोनों प्रश्नों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। हरिदास स्वामी का, कालिदास का, सूरदास का, अकबर का। तो आप देखेंगे आपके गद्यांश में कालिदास जी का तो उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इनका उल्लेख ही नहीं किया गया। सूरदास का, सूरदास जी का भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है, तो आपका जो विकल्प बी है और विकल्प सी है ये दोनों गलत हो जाएंगे। अकबर का, तो इसका तो उल्लेख किया गया है। हरिदास स्वामी जी का, जो कि तानसेन के क्या थे, गुरु थे। और इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा, कीवर्ड तो हम इस प्रश्न में नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो गुरु शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ तो एक ही होगा, तो इसको आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। और जो शिष्य का आप कह सकते हैं, शिष्य और गुरु का संबंध हो सकता है, तो यहाँ आप इसको भी कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। और अब हम देखेंगे अपने गद्यांश में कि प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें कहाँ से मिलता है। और आपको बता दें इस प्रश्न में आपका जो परीक्षक है वो सिर्फ आपके ज्ञान को देखना चाहता है कि आपको कितना ज्ञान है, आपके निर्णय लेने की क्षमता कितनी है। यहाँ आप देखेंगे तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा था। तो ये जो गुरु शब्द है ये आपको मिल जाता है, और गुरु जहाँ होंगे वहाँ शिष्य जरूर होंगे, सीधी सी बात है। तो तानसेन, आपका प्रश्न है तानसेन किसका शिष्य था या तानसेन का गुरु कौन था, तो वो कौन थे, हरिदास स्वामी जी, जैसा कि प्रश्न संख्या 5 के आपके विकल्प
ए में दिया हुआ है। आपने देखा कि आपके प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति कितनी आसानी से हो जा रही है। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे बच्चों तो आप बड़े आसानी से आपके जो नवोदय विद्यालय या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। हरिदास स्वामी का वो क्या था, तानसेन शिष्य था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है कि तानसेन कौन था। तो इसमें तो आप किसी वर्ड को चयन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो तानसेन है इसका उल्लेख वर्णन तो कई जगह आप किया गया है। तो अब देखते हैं विकल्पों को हम। हरिदास स्वामी का शिष्य, अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, महान संगीतकार, उपरोक्त सभी। ये जो उपरोक्त शब्द है जिसका तात्पर्य क्या हो जाता है, ऊपर से हो जाता है और इसकी जगह आपका उक्त शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है और दूसरा आपका मिल सकता है क्या, उपर्युक्त शब्द भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इसका उपरोक्त का भी तात्पर्य क्या होता है, ऊपर से, उक्त का भी तात्पर्य आपका ऊपर से होता है और उपर्युक्त का तात्पर्य भी किससे होता है, ऊपर से ही होता है। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताने के लिए ले चलेंगे आपके गद्यांश की तरफ, जहाँ से हम आपको बताते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा। अर्थात कि तानसेन के बारे में जो भी बताया गया कि वो क्या था, कौन था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, आप यहाँ देखेंगे तानसेन को भारत का महान संगीतकार कहा जाता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प सी में दिया हुआ है कि वह एक महान संगीतकार था। तो विकल्प सी हमें यहाँ से मिल जाता है। फिर आप देखेंगे कि तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा था, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प ए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि हरिदास स्वामी का शिष्य था। तानसेन कौन था, हरिदास स्वामी का शिष्य था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर ए विकल्प जो है यहाँ से मिल जाता है। फिर आगे है अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, जैसा कि यहाँ आपका दिया हुआ अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। वह, ये जो वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तानसेन के लिए। वह अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, जैसा कि प्रश्न संख्या 6 के विकल्प बी में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रश्न संख्या 6 है उसका उत्तर आपको कई जगह से प्राप्त होता है, क्योंकि वो आपका प्रश्न ही ऐसा था जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आपका परीक्षक 1-2 प्रश्न आपको भ्रमित करने के लिए, आपको ज्ञान के जानने के लिए जरूर डाल सकता है। हरिदास स्वामी का शिष्य, हरिदास स्वामी उसके क्या थे, गुरु थे। गुरु थे तो मतलब ये क्या हो गया, तानसेन उनका शिष्य हो गया। तो आपका ये भी सही है। अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक, तो सही है कि जो तानसेन था वो अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन एक महान संगीतकार भी था, जैसा कि आपके गद्यांश के प्रारंभ में ही बताया। फिर उपरोक्त सभी, अर्थात कि ऊपर के सभी, तो सही बात है कि तानसेन के बारे में जो भी बताया गया है विकल्प ए, विकल्प सी में, विकल्प बी में, ये सभी वो था। मतलब वो एक महान संगीतकार था, वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, वो क्या था, हरिदास स्वामी जी का शिष्य था। हो सकता है कि आपका जो परीक्षक है इन 3 विकल्पों में से सिर्फ एक विकल्प को पूछ सकता हो, लेकिन हम आपको पूरा विकल्प आपके सामने ला दिए जिससे आप आसानी से प्रश्नों को चयन कर सकें। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल
अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।